बिहार से बड़ी खबर है। बिहार के जहानाबाद में मंदिर में भगदड़ मच गई है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। सुबह जलाभिषेक के दौरान मंदिर में भगदड़ मच गई क्योंकि आज सोमवार है, सावन का सोमवार, और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हुए थे। बिहार के जहानाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जलाभिषेक के दौरान भगदड़ और 7 लोगों की मौत। भीड़ ज़्यादा होने के कारण मतलब यही दबदबा बढ़ गया और मतलब एक दूसरे पे आदमी श्रद्धालु मतलब चले गए, वही में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। कितना बजे की घटना है? लगभग 12:45 से 12:30 से भगदड़ हुई है। हाँ, भगदड़ हुई है। कम से कम भगदड़े में जो निकला, जो फंसा। आप वहीं थे? जी, हम वहीं हैं। और रुपेश कुमार इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, कैसे हुई ये घटना और अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, बिल्कुल घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगभग 14 घायल हैं जो कांवरिया हैं, उसमें से एक की मौत हो गई है। यानी कि देर रात 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से भी जिलाधिकारी ने ये पुष्टि की है कि एक घायल की मौत हो गई है, यानी कि कुल 7 कांवरियों की मौत हो चुकी है। और आज सोमवार है, चौथी सोमवारी का खास महत्व। और जो जहानाबाद का जो सिद्धेश्वर मंदिर है, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, वहाँ बड़ी संख्या में हर रोज सावन के महीने में श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। आज सोमवार होने की वजह से देर रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया था वहाँ पर, और अचानक भगदड़ मची। ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पे भगदड़ मची, घायल हो गए लोग, और वहीं पर अस्पताल घायलों को ले जाया गया, जहाँ ले जाते ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया था। एक व्यक्ति की अभी मौत हुई है। पिछले सोमवार को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोक्यूशन से हाजीपुर में 9 लोगों की मौत हो गई थी, और वो भी सोमवार था, यानी पिछले सोमवार को। और इस सोमवार के दिन आमतौर पर भीड़ ज्यादा होती है सावन के महीने में, और इस भीड़ की वजह से ही वहाँ भगदड़ हुई, और भगदड़ में ही 7 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। करुणा जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रुपेश। और हिमाचल के ऊना में बारिश से भारी तबाही। जी हां, सैलाब में बहने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 लापता है। मृतकों में एक ही परिवार के 9 लोग शामिल हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में 3 मजदूरों की मौत हुई। ऊना में लगातार 10 घंटे बारिश जानलेवा सैलाब लेकर आई। हाहाकारी पानी और गाद के आगे जो भी आया वो मिट गया। पेट्रोल पंप भी पानी के उफान का शिकार हो गया। यहाँ खड़ी सभी गाड़ियाँ पतवार की तरह बह गई। फैक्ट्रियों के अंदर हर तरफ पानी भर गया। कहीं छत उजड़ गई तो कहीं दीवार गिर गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सैलाब के प्रचंड प्रहार से कई गाड़ियां बर्बाद हो गई। टाहलीवाल इंडस्ट्रियल एरिया से सटे एक कुंड के ओवरफ्लो होने से ये तबाही आई, जिसकी चपेट में आकर 3 लोग बह गए और 1 लापता है। तो हिमाचल के ऊना में बारिश ने जमकर कहर मचाया है। दहला और भटौली गांव के 11 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। बाद में 9 शव बरामद हुए हैं, लेकिन 2 लोग अब भी लापता। दहला और भटोली गांव के 11 लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए महिलापुर जा रहे थे। तभी अचानक पंजाब सीमा पर जेजो में एक खड्ड के तेज बहाव में उनकी इनोवा कार फंस गई। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। अब तक अलग अलग जगहों से 11 में से 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जो इतना तेज बहाव था कि वो गाड़ी को बहा के ले गया, और उसमें रिश्तेदार और एक ही फैमिली के 11 से 12 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। और हिमाचल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। 16 अगस्त तक 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में भूस्खलन के कारण 280 से अधिक सड़कें बंद है। राज्य को करीब 842 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नदियों के उफान से हिमाचल के शिमला, मंडी और सिरमौर समेत 6 जिलों में अब भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। राज्य में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण भारी तबाही हुई है। हिमाचल सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 2 दिन से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 280 से अधिक सड़कें बंद हो गई, जबकि इस सीजन में अब तक राज्य को करीब 842 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। 27 जून से 9 अगस्त तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और ऊना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इधर बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड भी काफी बुरी तरह से प्रभावित है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और केदार घाटी में लैंडस्लाइड से जनजीवन बेहाल हो गया है। उत्तराखंड से सामने आई ये दोनों तस्वीर कुदरत के कहर बयां करती हैं। पहली तस्वीर चमोली जिले की है, जहां छिनका में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे घंटों बंद रहा। भूस्खलन की दूसरी भयावह तस्वीर केदार घाटी की है, जहां पहाड़ के दरकने का सिलसिला जारी है। रविवार को भी भीमबली के सामने वाली पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ और मलबे से मंदाकिनी नदी में एक झील बन गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। पहाड़ हो या मैदान या फिर रेगिस्तान, सैलाब लोगों के लिए आफत बन गया। हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार बारिश के बाद घर और सड़कें डूबने लगी। पानी से लबालब ये तस्वीरें दिल्ली के पास मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की हैं। गगनचुंबी इमारतें और मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर से भरी गुरुग्राम की सड़कें तालाब बन गई। देखकर ऐसा लगा जैसे ये गुरुग्राम नहीं कोई जलग्राम है। शीतला माता मंदिर रोड, अंडरपास और मंदिर चौक का ये हाल देखिए। जल भराव के बीच लोग सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते दिखे। कुछ गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो गई तो उसे धक्का देकर निकाला गया, लेकिन मूसलाधार बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। और वहीं लगातार हो रही बारिश के बाद नोएडा भी पानी पानी हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से सराबर हो गई। बारिश से लोगों के वीकेंड का मजा किरकिरा हो गया। पानी में आने जाने वाले लोगों की गाड़ी तक बंद हो गई। सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी भर गया। क्या बच्चे क्या बड़े जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। कुछ लोग गाड़ियों को धक्का देते नजर आए। पानी के इस सैलाब में महिलाएं भी उतर गई और सड़क पार करने को मजबूर हो गई। इस बाबत मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुदरत ने दुनिया के कई देशों में कोहराम मचा रखा है। तूफान डेबी के कहर से अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाढ़ आ गई है। तूफान डेबी के कारण न्यूयॉर्क को अब तक की सबसे भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बीच उफनती नदियों के सामने जो भी आया तबाह हो गया। कई पुल और सड़कें सैलाब में बह गई। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे और सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। ग्रामीण न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के फिंगर लेक्स में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। रेस्क्यू टीम ने न्यूयॉर्क के उपनगरीय इलाके वुडहुल गांव से करीब 600 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जहां आए सैलाब का पानी मेन सैंड पुल के ऊपर बह रहा था। राजस्थान के जयपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर घूमने गए 5 दोस्त नहाने के दौरान कानोता बांध में डूब गए। जयपुर के शास्त्री नगर के 6 दोस्त घूमने के लिए कानोता बांध आए थे। इसी दौरान वो उसमें तैरने भी लगे, मगर 5 के पैर फिसल गए और वो डूब गए। एक किसी तरह से तैरकर किनारे आ गया। 5 में से 4 की डेड बॉडी तो निकाल ली गई, एक की तलाश जारी है। फिलहाल एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम का युवकों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू जारी है। कुछ लड़के जो हैं तैरते हुए डूब गए हैं। मौके पर मालूम पड़ा कि जो 6 लड़के थे ये, और 6 के 6 रपट के फिसल के इसमें गिर गए थे। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस दोनों टीमें लग रही हैं और ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। अचानक नदी का बहाव तेज होने से 7 युवक बह गए। सभी नदी में नहाने गए। भरतपुर के बयाना तहसील के श्रीनगर गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि हादसा रील बनाने और नहाने के दौरान हुआ, जब बाणगंगा नदी का बहाव अचानक बढ़ गया। एक युवक खुद ही जैसे तैसे बाहर निकला और ग्रामीणों को घटना की सूचना थी। 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 7 शवों को बाहर निकाला गया। मरने वालों में 3 चचेरे भाई शामिल हैं। थाना क्षेत्र में उनका पोस्टमार्टम करा दिया, बॉडी वारिसाना को दे रहे हैं। दिल्ली में रविवार को बारिश आफत बनकर आई। रोहिणी में डूबने से एक 8 साल के मासूम की मौत हो गई, तो वहीं करंट लगने से 13 साल का बच्चा मौत की नींद सो गया। पहली घटना रोहिणी के डीडी पार्क की है, जहां पानी में भरे गड्ढे में डूबकर 8 साल के तरुण की मौत हो गई। वो खेलते खेलते गड्ढे में जा गिरा। परिजनों ने इसके लिए एमसीडी और पार्क प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी घटना राजधानी के रनहौला इलाके की है, जहां क्रिकेट खेलते समय 13 साल के बच्चे को करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दी। न्याय हमें मिलनी चाहिए।
हमारे साथ हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा लौट के नहीं आएगा। और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद सेबी और उसकी प्रमुख माधवी बुच विपक्ष के निशाने पर हैं। इस मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। सेबी प्रमुख माधवी बुच पर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल पूछा कि निवेशकों की कमाई डूबी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। The savings of millions of Indians, hard earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और विपक्ष के आरोपों पर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने 2 पन्नों का एक बयान जारी किया और हिंडनबर्ग के दावों को सरासर झूठा करार दिया। बुच दंपति ने कहा कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और अध्यक्ष का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था और ये माधवी की सेबी का अध्यक्ष बनने से 2 साल पहले का मामला है। बयान के मुताबिक अपने काम के दौरान दोनों ने पैसे जोड़े और निवेश किया है। माधवीपुरी के मौजूदा पद को देखते हुए उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करना गलत है और दुर्भावना से प्रेरित है। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सेबी ने भी निवेशकों से शांति बनाए रखने की अपील की। रिपोर्ट इज कंप्लीटली डैम स्क्विड। मैंने कहा ट्वीट किया है, इट्स अ डैम स्क्विड, इट्स कंप्लीटली यूजलेस एंड दे मेड अ बिग शो 2 days बिफोर दे अनाउंस्ड इंडिया समथिंग बिग इज कमिंग एंड दिस इज ऑल ट्राइंग टू रैटल एंड स्पूक द स्टॉक मार्केट। मुझे लगता है बाहर के ऐसे काफ़ी सारे पावर्स हैं और यहाँ पे उनके मित्र कांग्रेस पार्टी उन मिलकर एक तरह से इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि किसी तरह से भारत की इकॉनमी को चोट पहुँचाएं, भारत की इकॉनमी को किसी तरह से डिस्टेबलाइज करें। खबर कश्मीर से है। कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। अनंतनाग में कमांडोज ने कमान संभाली है। 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। किश्तवाड़ और उधमपुर में आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी। अनंतनाग के कोकरनाग में सर्च ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडोज जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। अनंतनाग में विदेशी आतंकियों की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे और 1 जवान जख्मी हुआ था। एनकाउंटर के दौरान 2 स्थानीय लोगों को भी गोली लगी थी, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। अनंतनाग के अलावा सुरक्षा बल का किश्तवाड़ और उधमपुर में भी ज्वाइंट सर्च अभियान चल रहा है। आतंक के खिलाफ कश्मीर में जारी ऑपरेशन के बीच फारूक अब्दुल्ला ने सेना के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि देश की सेना दुश्मनों के साथ मिली हुई है। मुझे बताइए, इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सेना ने सीमा की सुरक्षा के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। फारूक अब्दुल्ला का बयान घातक है। बीजेपी ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में बेटे की हार से बौखला गए हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या से आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। आज देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। लेडी डॉक्टर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर के भारी दबाव के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नया वाइस प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया है। लेकिन लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद विरोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में आज हड़ताल का फैसला लिया है। फोर्डा ने सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। फोर्डा ने दिल्ली समेत देश भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और ओटी सेवा प्रभावित होने की चेतावनी दी है।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया ने कल हाई लेवल मीटिंग की। आज आम आदमी पार्टी दफ्तर में विधायकों की अहम बैठक हुई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 14 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और इस यात्रा के साथ ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक देगी। बीते रात हुई पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में चुनावी तैयारी का खाका खींचा गया। आज पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की जाएगी। पार्टी ने हरियाणा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की और बताया कि बैठक में दिल्ली में होने वाले चुनाव पर फोकस किया गया है। पार्टी के महामंत्री ने बैठक के बाद बीजेपी पर हमला बोला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक की। इस बैठक में सहयोगियों से सीट बंटवारे की स्ट्रेटजी को लेकर बात हुई। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव से पहले अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम फडणवीस ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे और सहयोगियों के साथ बातचीत पर फैसला लेंगे। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति पर आशीष शेलार से सवाल पूछने पर वो उद्धव ठाकरे पर हमलावर हो गए। उबाडा सिन्हा उद्धवजींनी हे केलेलं महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचं काळीमा लावण्याचं पाप आहे। भाषेचा उपयोग, शिव्यांचा उपयोग, मर्यादा सोडून बोलणं, पातळी सोडून बोलणं, या सगळ्याचे जनकच संजय राऊत आहेत। खबर हरियाणा से। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे की जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। ये ताबड़तोड़ गोलीबारी सिरसा के रानिया कस्बे के नामधारी डेरे की है, जहां जमीन को लेकर नामधारी डेरे के 2 ग्रुपों में हिंसक टकराव हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कुछ लोगों ने उन पर भी फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को वहां से खदेड़ा। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस को शक है कि हमलावर अभी भी हथियार लेकर खेतों में छुपे हुए हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चोरों ने घड़ी के शोरूम से करोड़ों रुपए की कीमती घड़ियां चुरा ली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरों ने शोरूम के बाहर लगे शटर को तोड़ा और शोरूम में घुस गए। इसके बाद चोर कीमती घड़ियां चुराकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात घड़ी शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह शोरूम जाने से पहले मालिक ने अपने फोन पर फुटेज देखी तो उसके भी होश उड़ गए। चोरी हुई सभी घड़ियां महंगी और मशहूर ब्रांड की थी। घड़ियों का शोरूम है में अज्ञात चोरों द्वारा शोरूम का शटर उठाकर घड़ियों की चोरी कर ली गई है। घड़ियों की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले को कितनी जल्दी सुलझा पाती है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और घरों पर हो रहे हमलों को लेकर वहां के हिंदू चिंतित हैं। ढाका के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर ढाकेश्वरी से TV9 की ये रिपोर्ट देखिए। ढाकेश्वरी मंदिर, वो मंदिर जिसके नाम पर ढाका शहर का नाम पड़ा, वो मंदिर जिसका एक लंबा इतिहास है। मान्यता ये भी है कि मां सती के मुकुट का रत्न यहीं पर गिरा था और इसी वजह से ये तमाम शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ। ढाकेश्वर मंदिर में हिंदू समाज से जुड़े लोग जमा हैं। वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जब सरकार बदलती है, पहला हमला हिंदुओं पर होता है। मंदिर का प्रबंधन देखने वालों ने भी बताया कि हालात अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और वहीं हमलों के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदुओं ने ढाका में जोरदार प्रदर्शन किया। अल्पसंख्यक समुदाय अब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मिलकर अपनी मांग को रखेगा। बांग्लादेशी हिंदू और छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आज मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेगा और अपनी मांग रखेगा, जिसमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकें और पीड़ितों को मुआवजा दें, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून तुरंत लागू करें, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय स्थापित करें, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में बदलें, शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बने, संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण करें। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्हें समान अधिकार देने की मांग तेज हो गई है। कराची में अलग अलग धर्म के लोगों ने अल्पसंख्यक अधिकार मार्च निकाला। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए हजारों लोगों ने मार्च निकाला। इस दौरान नाटक और प्ले कार्ड के जरिए अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को दर्शाया गया। मार्च में संगीत के जरिए मानवता का संदेश भी दिया गया। इसमें शामिल एक महिला ने बताया कि अगर एक व्यक्ति अपराध करता है तो पूरे समाज को टारगेट किया जाता है। और वहीं कंगाल पाकिस्तान का एक और कारनामा सामने आया। 40 साल के बाद पाकिस्तान को
गोल्ड दिलाने वाले अरशद नदीम की इनामी राशि पर टैक्स लगाने की तैयारी है। अब दुनिया भर में पाकिस्तान ट्रोल होने लगा है। देश के हीरो के साथ इस तरह के बर्ताव से पाकिस्तान का बेशर्म चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। अशरफ नदीम के गोल्ड जीतने पर पूरे पाकिस्तान में जश्न अब भी जारी है। हर पाकिस्तानी खुश है कि आखिरकार 40 साल बाद पाकिस्तान के झोली में गोल्ड आया। लेकिन इस जश्न में खलल डालने वाली खबर भी आ गई। पाकिस्तानी सरकार की नजर अब अशरफ नदीम को मिलने वाले इनाम पर है। अशरफ नदीम को मिलने वाली राशि पर फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू टैक्स लगाने की तैयारी में है। एफबीआर ने तो टैक्स शीट भी तैयार कर ली है। नदीम को इनामी राशि पर 15 से 30% टैक्स चुकाना पड़ सकता है। ओलंपिक और देश में मिली इनामी राशि 20 करोड़ बताई जा रही है, जिनमें से नदीम को 3 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक टैक्स में देना पड़ सकता है। यानी जीत का पैसा और इनाम अभी तक अरशद नदीम को नहीं मिला। उससे पहले ही टैक्स लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई। अब स्थिति ये बताती है कि पाकिस्तान देश के नायकों के साथ कैसा सलूक करता है। क्या पाकिस्तान में इतनी कंगाली आ गई है कि अब खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम से पाकिस्तान की इकोनॉमी चलेगी? नदीम पर टैक्स लगाए जाने की खबर से पाकिस्तानी सरकार की छीछा लेदन होने लगी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। अब कहा जा रहा है कि महज अफवाह थी।